हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, कल की वीडियो के बाद कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर डिस्क्रिप्टिव कैसे प्रिपेयर करें या फिर कब से प्रिपेयर करना शुरू करें, उसके लिए कैसे पढ़ें। तो मैंने सोचा कि आज फिर इसी पे डिस्कशन किया जाए। उसके पहले मैं आपको डिस्कशन से पहले मैं आपको दो तीन स्टैंड बता दूं स्टूडेंट्स की। जनरली जब भी हम डिस्कस करते हैं तो किस टाइप के स्टैंड होते हैं, सो दैट कि अगर आपका भी वैसा कोई स्टैंड है तो आपको रिलेट कर सको आगे की वीडियो को। पहला स्टैंड होता है कि जब प्रीलिम्स हो जाएगा उसके बाद देखेंगे मेंस के लिए या फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, उसके बाद ही देखा जाएगा। दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये सोचते हैं कि पहले वो प्रीलिम्स का पढ़ लें एक बार पूरा, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव शुरू करेंगे। तीसरे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो साथ में प्रिपेयर करते हैं और वही बेसिकली सही स्ट्रेटजी है। तो स्टार्टिंग में जो दो है, एक तो पहली चीज है कि देखिए आप नाबार्ड को टारगेट कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि नाबार्ड की जॉब को टारगेट कर रहे हैं या कि नाबार्ड के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन है वो तो डिस्क्रिप्टिव प्लस इंटरव्यू मतलब मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। तो सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई हो भी जाएगा तो उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज है कि पहले हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे फिर हम मेंस पढ़ेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो आप मेंस भी पढ़ रहे हैं, या फिर आप मेंस पढ़ रहे हैं तो आप प्रीलिम्स भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस कोई ऐसा डिफरेंट है नहीं और नाबार्ड ने जो सिलेबस दिया है वो मेंस के लिए दिया है, उसी के बेसिस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं या उसी फ्रेमवर्क से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आते हैं। तो अब दूसरी कंडीशन भी ये हो गई कि अगर आप प्रीलिम्स कर रहे हैं तो मेंस भी होगा, मेंस कर रहे हैं तो प्रीलिम्स भी होगा, बट थोड़ा सा माइंडसेट या फिर आपको प्रिपरेशन करने का तरीका थोड़ा सा चेंज करना होगा। तीसरी चीज है, साथ साथ अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वही सबसे बेस्ट अप्रोच है। स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे, टाइम इज अ क्रिएटेड थिंग, टू से आई डोंट हैव टाइम इज टू से आई डोंट वांट टू। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार जैसे कई डिस्कशन होता है या कई सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन होता है, खासकर वर्किंग स्टूडेंट्स के साथ, वो कहते हैं कि सर हम अपनी जॉब में इतना परेशान है, कैसे भी हम ये क्लियर कर लें, बट फिर सेम टाइम चीज़ आ जाती है कि फिर पढ़ने का टाइम नहीं है। तो देखो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या आप वाकई में परेशान हो, और अगर आप वाकई में परेशान हो तो आप इस यहाँ पे पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, बिना पढ़े तो एग्जाम क्लियर होगा नहीं। तो ये चीज़ आपको आप पे निर्भर करती है कि आप क्या कहते हैं। दोनों ही कंडीशन आप बहुत भली भांति समझते हैं। तो आज हम तीन मेजर ट्रिक्स पढ़ेंगे जिससे कि आप अपनी डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहला है अंडरस्टैंड द पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न समझिए। पैटर्न समझने के लिए जैसे मैंने कल भी बोला या फिर हर वीडियो में लगभग मैंने यही बोला है कि आप सिलेबस देखिए, सिलेबस पे स्टिक रहिए, बुक्स पे मत जाइए। अगर मैं आपको कोई भी एक बुक बताऊंगा ना, उसमें एग्रीकल्चर जो नाबार्ड में आना होगा वो भी होगा, प्लस बहुत सारी चीजें और भी होंगी जो आपको नहीं पढ़नी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है। पैटर्न क्या है? सिलेबस नाबार्ड ने दिया है, चाहे ईएसआई है चाहे एआरडी है, केवल वहीं से क्वेश्चन आएंगे और वहीं से आए भी है, ऐसा नहीं है कि उसके कोई बाहर क्वेश्चन आ गए थे। तो सबसे पहले तो सिलेबस या फिर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो सिलेबस देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे, और उसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन कितने थे, डायनामिक क्वेश्चन कितने थे। थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको 2021 एंड 2022 में दिखेगा, क्योंकि लास्ट पेपर में डायनामिक पोर्शन ज्यादा था। ये अंडरस्टैंडिंग आपको कैसे आएगी जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। सेकंड थिंग इज इंपॉर्टेंट, मेक योर नोट्स इन लैपटॉप और पीसी। तो अगर आप लैपटॉप या जो हम कहते हैं ना क्वाटी कीपैड में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइपिंग के साथ कर रहे हैं, तो आपकी फिर एक अच्छी प्रिपरेशन होगी। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है। तो पहली बात तो ये कि ये टाइपिंग का टेस्ट है भी नहीं। टाइपिंग और डिस्क्रिप्टिव आंसर में, राइटिंग में डिफरेंस है। आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है टाइप करके। तो देखो, टाइपिंग की स्पीड या फिर टाइपिंग टेस्ट जो होता है ना, उसमें तो आपको एक पेपर में कंटेंट दिया है, आपको देखना है, टाइप करना, आपको ब्रेन यूज नहीं करना है, आपको केवल ये फोकस करना है कि वो क्या लिखा है और क्या कितनी जल्दी आप टाइप करेंगे। इस एग्जामिनेशन में आपको आंसर टाइप करना है, आपको केवल क्वेश्चन दिया है तो आंसर को आपको माइंड में सोचना भी है, उसका पूरा स्ट्रक्चर भी बनाना है और उसके बाद आपको लिखना भी है। और एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, पूरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो जैसे ही डिस्क्रिप्टिव पार्ट शुरू होता है, एक क्यूमुलेटिव आवाज, हर कोई धीरे ही लिख रहा होगा बट वो इतनी ज्यादा जोर से आवाज आती है, ऐसा लगता है कि सब इतनी तेज कैसे लिख रहे हैं और मैं ही इतना पीछे कैसे हूँ। और उस प्रेशर में कई स्टूडेंट्स का स्पीड कम हो जाती है। अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम दिया है तो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत लैग भी आता है, उस सिस्टम में इतना स्मूथ नहीं होता है वहां पे जितना आप सोच के जाते हैं। तो अगर आप अपने नोट्स, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपने ये टॉपिक पढ़ा कि एग्रोनॉमी या फिर प्रॉब्लम्स ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो आप उसको एक बार समराइज कर दीजिए। जितना भी आपने पढ़ा है बुक्स बंद करके
आप कोई भी क्वेश्चन माइंड में फ्रेम करके डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि डायरेक्ट सिंपल जो टॉपिक दिया है बस उसी को क्वेश्चन बना के उसको सिर्फ टाइप कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना आप उसको अच्छे से कर पा रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप ये डिफाइन करती है बेसिकली प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पे, मतलब डिस्टिंग्विश करती है बेसिकली, हम कह सकते हैं ये डिफरेंस है प्रीलिम्स और मेंस में। मेंस में क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, आपको ये याद करना है पीएमएफबीवाई में खरीफ का प्रीमियम 2%, रबी का प्रीमियम 1.5%, एनुअल कमर्शियल हॉर्टिकल्चर में 5%। आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आपका क्वेश्चन सही होगा, नो डाउट, इतना ही पढ़ना है। इतना ही अगर आप पढ़ के मेंस में जाएंगे तो आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको बताना पड़ेगा प्रीमियम फॉर द खरीफ क्रॉप इज 2%। 2% किसका 2%? तो आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी ना। ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट पूछा उन्होंने 2, 1.5 या 5, तो वहां पे तो आपको आगे पीछे का नहीं पता है, बस इतना भी पता है तो आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पे तो पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी, कहानी नहीं आती तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि इनको पूरा कंटेक्स्ट नहीं पता है। तो वो कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना हमें बहुत जरूरी है। ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना काफी है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, 1960s 1970s, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। बट आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी कंडीशन थी, उसके बाद क्या फर्क पड़ा, क्या आज हमको बेनिफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो वो एक कंटेक्स्ट होना चाहिए। वो कंटेक्स्ट कब आता है? जब आप रीडिंग ज्यादा करते हैं, और रीडिंग वन लाइनर से कभी भी नहीं हो सकती। आप देखेंगे एग्रीकल्चर में आपको बहुत जगह हम ढूंढते हैं ना कि शॉर्ट शॉर्ट मिल जाए, बस मैं पढ़ूं और वहां आ जाए। वो डिस्क्रिप्टिव, वो ऑब्जेक्टिव में तो काम करेगा बट डिस्क्रिप्टिव में नहीं करेगा, और वो अप्रोच से आपका प्रीलिम्स निकलेगा बट मेंस में गड़बड़ हो जाएगी, और मेंस में अगर गड़बड़ होगी तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज को फोकस करना है। आई होप जितने भी स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर नहीं हुआ डिस्क्रिप्टिव के बाद, मतलब फेज 2 क्लियर नहीं हुआ था या फेज 2 में कम मार्क्स आए और उसकी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो इस बात को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। और एक इसमें एक छोटी सी बात है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप इंग्लिश में ही जनरली आंसर करते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो इंग्लिश में ही है, उसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पे आप अगर इंग्लिश भी ऑप्ट करते हैं और इंग्लिश में ही मैक्सिमम स्टूडेंट देते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक्स कम होनी चाहिए, वो एक एडिटिव एडवांटेज रहता है। अगर वो मिस्टेक है तो फिर वो तो एक डिसएडवांटेज और हो गया। तो ये सिलेबस है, अंडरस्टैंड द पैटर्न में सिलेबस देखना है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सिलेबस टॉपिक्स को देखिए और उन टॉपिक से सीधे सीधे क्या क्वेश्चन बन सकता है ये आपको प्रैक्टिस करना है। लास्ट ईयर का पेपर देख लेते हैं एक बार। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट था, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन थे इसको छोड़ते हैं, अभी डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं। 15 मार्क्स का क्वेश्चन था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के एम एंड ऑब्जेक्टिव, ये मैं हमेशा बोलता हूँ क्योंकि जब लास्ट ईयर डिस्क्रिप्टिव पेपर होना था, फेज 2 होना था, उसके कुछ दिन पहले हमने इस पे पूरा एक सेशन किया था पीएमएमएसवाई के एम एंड ऑब्जेक्टिव पे। वो है वाकई में ऐसा टॉपिक है जिसपे पूरे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देन सोशल फॉरेस्ट्री था। सोशल फॉरेस्ट्री भी एक ऐसा टॉपिक है जो 2021 में भी आया था, 22 में भी आया था, सिलेबस में दिया है, क्वेश्चन पूछा जाता है। एनआरएलएम, डे एनआरएलएम, ये स्कीम मेंशन की गई है सिलेबस में, आजीविका करके मेंशन की गई है। डे एनआरएलएम जिसको हम बोलते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इससे क्वेश्चन। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो आप देखेंगे ये डायनामिक हो गया, ये डायनामिक हो गया, डायनामिक हो गया। इंक्लूसिव ग्रोथ और पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, इनको तो कंसेप्चुअल प्लस डायनामिक दोनों में ही रखा जा सकता है। अब आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखे एआरडी से, 2 क्वेश्चन दिखे आपको ईएसआई से। तो ये थोड़ा सा आपको पैटर्न को समझना होता है। और ये टॉपिक मैंने जस्ट लिखे हैं, क्वेश्चन पूरे पूरे फ्रेम आपको जो हमने आपके पेपर दिया है, आपने देखा होगा, उसमें आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, जैसे मैं प्रैक्टिस करने के लिए जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ वो ये अप्रोच है कि मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन द एनुअल रेनफॉल, जिसको हम ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहते हैं, और उसके क्या चैलेंजेस हैं ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के उस पर्टिकुलर एरिया में। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, आपने एक क्वेश्चन देखा, आप उसके लिए सारा कुछ पढ़ लीजिए, पहले जितने भी सोर्सेज हैं आपके पास आप सब कुछ पढ़ लीजिए, सारा कुछ पढ़िए, फिर उसके बाद किताबें बंद कीजिए और उसके बाद आंसर लिखना शुरू कीजिए। पेन एंड पेपर में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको टाइप करके ही लिखना है, तो वो टाइपिंग के थ्रू ही आपको करना है। इन क्वेश्चन के आंसर आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को डिस्क्रिप्टिव आंसर, कई सारे स्टूडेंट्स के भी हमने क्वेश्चन चेक कर दिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रह गए हैं, कुछ ही दिन में आपको भी रिवर्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मिक्स फार्मिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ वेरियस एंटरप्राइज इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर। तो अगेन अप्रोच हमारी वही है, पहले मिक्स फार्मिंग के बारे में समझेंगे, क्या क्या एंटरप्राइजेज हैं, कैसे वो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर लिखना शुरू करेंगे। ये एक अच्छी अप्रोच है। सिमिलरली सोशल फॉरेस्ट्री, ये क्वेश्चन अब देखिए हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है सिलेबस से, ये कोई चीज़ ऐसी बाहर से नहीं है। मतलब अगर मैं ये बोलना शुरू करूँ कि देखो जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमने कवर किए थे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में था।
अब अगर कोई 10th क्लास का पेपर आप देखेंगे तो उसमें जितने क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ाए होते हैं ना, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। सिलेबस दिया है, सबसे अच्छी चीज़ यही है, आपको इधर उधर नहीं जाना है। ओके, देन इसके बाद अब मैं आपको बताऊं कि जो प्रिपरेशन के लिए IXMB की वेबसाइट में आप जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट अगर आप देखेंगे तो ये हमने हमारा जो इंटरफेस है फेज 2 का, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा, यहाँ पे पूरा स्पेस होता है जिसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं। तब आपको ये सोल्यूशन या फिर जो सैंपल आंसर है वो नहीं दिखेगा। आप पूरा आंसर लिखिए, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको फिर ये सैंपल आंसर भी दिखता है, और उसके साथ साथ जो आपने आंसर सबमिट किया वो हमारे पास आ जाता है, जिसको हम इवेल्युएट करके आपको रिवर्ट बैक करते हैं थ्रू योर मेल। तो ये इस टाइप से हम डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग देते हैं, और हम 5 डिस्क्रिप्टिव आंसर मॉक टेस्ट को चेक भी करते हैं, और 5 इंग्लिश में भी। सो इस टाइप से आपको कवर करना है। कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी? जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे, तो उन सारी कंसेप्ट के लिए हमारी कंसेप्चुअल वीडियोस या फिर हमारी कंसेप्चुअल सीरीज चलती है यूट्यूब पे, आप उनको भी देख सकते हैं। कोर्स में तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती ही हैं। कैसे पढ़ना है? डायनामिक पोर्शन को ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना है, स्कीम्स पढ़ना है, ये जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था वही सारी चीज़ें हैं। सो ओवरऑल पॉइंट क्या है याद रखना आपको? एक तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं प्रिपेयर करूंगा या करूंगी, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्टिव होता, फेज 1 होता तो वो बात चल जाती। डिस्क्रिप्टिव के लिए आप सभी को पता है डिस्क्रिप्टिव ओवरनाइट में तो नहीं हो पाएगा। पेशेंस थोड़ा सा रखिए, क्योंकि देखो पेशेंस दो चीज़ के लिए, एक तो फाइनल रिजल्ट के लिए भी, एग्जाम के लिए भी, और ये एग्जाम वाकई में पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद एंग्जाइटी होगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद मेंस के पेपर की एंग्जाइटी होगी, उसके बाद मेंस के रिजल्ट के लिए एंग्जाइटी होगी, फिर इंटरव्यू। तो काफ़ी अच्छा पेशेंस आपके पास होना चाहिए, फिर चाहे वो नोटिफिकेशन को रिलेटेड भी हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिसन टू योर सेल्फ कि क्या करना है। बहुत सारा कुछ मतलब बहिए मत। टेलीग्राम पे हज़ारों चीज़ देख लिया, हज़ारों चैनल्स हैं, यूट्यूब पे हज़ारों चीज़ें, हज़ारों चैनल हैं, बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे तो बहुत कन्फ्यूज़न ही होगा। इसलिए अपना स्टैंड बनाइए और उसको उस पर चलिए। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि किसी भी एक डिसीजन लेने के लिए 1000 बार सोचो, और फिर जो सोच लिया बस उस पर चलो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सो प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव का जो हमने लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसका पूरा का पूरा उसमें सैंपल आंसर्स लिख के डिस्क्रिप्टिव उस पीडीएफ में कंपाइल किए हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज ही हम एक सेमिनार करने वाले हैं रिलेटेड टू द नाबार्ड ग्रेड ए प्रिपरेशन 2023 से रिलेटेड, रात को 8 बजे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ARD डिस्क्रिप्टिव। आई होप कि इन 3 ट्रिक्स के लिए 3 ट्रिक्स से आप अपनी प्रिपरेशन को जारी करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।